हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे थे। आज कोशिश करेंगे कि साथ साथ जो है ना प्रोग्राम्स थोड़े बहुत बनाते भी रहें, ताकि आप लोगों को प्रोग्राम चलता हुआ भी नज़र आए, और अगर उसमें जो मिस्टेक वगैरह हो सकती हैं उनको भी हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लें। हमने प्रोग्राम लास्ट टाइम स्क्रीन पे ही किया था, आज इसको बना लेते हैं। क्या है प्रोग्राम? सिंपल के आपने जो है ना एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कांस्टेंट आपने ना एक टोटल फीस को कांस्टेंट रखना है, और आपने कहना है कि आप बताएं आपके मार्क्स कितने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आप स्टूडेंट को स्कॉलरशिप असाइन करो। मतलब अगर उसने कहा उसके मार्क्स 700 या 700 से ज़्यादा हैं तो 3000 की स्कॉलरशिप, और इसी तरह बाकी दो क्राइटेरियाज भी हैं। आप एंड पे क्या करें कि उसकी एक्चुअल फ़ीस डिस्प्ले करें। और आपको पता है कि अगर 8000 टोटल फ़ीस है और अगर वो 750 उसके मार्क्स हैं, तो 8000 में से 3000 माइनस हो जाएंगे। एक्चुअल फ़ीस उसकी क्या हो जाएगी, ये देखें, टोटल फ़ीस में से जो उसकी स्कॉलरशिप है माइनस करके वो उसकी एक्चुअल फ़ीस बन जाएगी, और ये इसको हम डिस्प्ले करा देंगे। इसको बना के देख लेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें। कांस्टेंट का उसने कहा था ना, आपने देखें इस लाइन को कि जो है ना आपने वेरिएबल रखा और उसको जो है ना आपने कांस्टेंट कर दिया, कॉन्स्ट का जो है ना कीवर्ड लगा दिया। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि इसमें इसने क्या बात की है, और इसको अपने पास एक बार बना लेते हैं। हम जैसे ही जाते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, अपना स्क्रीन है, ठीक है, जब एक बटन पे क्लिक हो तो ठीक है एक बटन ड्रॉ कर देते हैं। एक बटन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इस पर कमांड 1 लिखा हुआ है, ये इसका कैप्शन है। ठीक है, हम इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं। यहाँ से आपको पता है दो तरह से आप प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करा सकते हो। मैं कहूँगा कि आप लोग इसे कैटेगराइज्ड में ही करो। कैटेगराइज से करने का ज़्यादा मतलब ये कि आपको प्रॉपर्टीज़ बेहतर अंदाज से याद रहें। ठीक है, कैप्शन में जाते हैं। लेट्स सपोज चेक स्कॉलरशिप, चेक स्कॉलरशिप थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, जिसको चेंज करने के लिए हमें फॉन्ट की प्रॉपर्टी में जाना होगा। वहाँ से जाके मैं इसको 14 बोल्ड और MS सेरिफ करता हूँ तो थोड़ा बड़ा लिखाना शुरू हो गया। आप चाहते हो कि बटन थोड़ा बड़ा कर दें ताकि ये थोड़ा और बड़ा लिखा जा सके, तो अब यहाँ अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने का कराने का मकसद, सारी बात है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग जो है ना इस इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो सकते हो। इसलिए इस तरह की चीज़ें कोशिश किया करें जब प्रोग्राम बनाएं तो थोड़ी बहुत चीज़ों को ज़रा एक्सप्लोर साथ साथ कर लिया करें, ताकि इन प्रॉपर्टीज़ के तरह आप लोग यूज टू हो सको। यही सेलेक्ट हुआ हुआ बटन, तो मैंने यहाँ आके देखा इसका नाम कमांड 1 है। ठीक है, कमांड 1 इसका नाम है। तो ठीक है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो कोड विंडो ओपन हो गई। ये कोड विंडो ओपन हो गई और साफ लिखा हुआ भी आ गया कि एक प्राइवेट सब रूटीन डिफाइन हो रही है। एक प्राइवेट सब रूटीन डिफाइन हो रही है किस पे? जब आप कमांड 1 नाम के ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। कमांड 1 नाम के ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हैं, और हमें पता है कि कमांड 1 इस बटन का नाम है, और क्लिक यानी कि उसका इवेंट है जब इस पे क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो आपने कोई कांस्टेंट डिफाइन कराना, जैसे करते हैं कॉन्स्ट, लेट्स सपोज नाम रखें टोटल फी ही रख दें, टोटल फी एज इंटीजर इक्वल्स टू उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आप दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप डिम नहीं लिखेंगे, फिर कॉन्स्ट लिखेंगे। ठीक है, आपको वेरिएबल कौन कौन से चाहिए? आपने उसे कहना है मार्क्स एंटर करो, मार्क्स एज इंटीजर। आपने उससे कहना है कि आप अपनी स्कॉलरशिप, मैं स्कॉलर लिख देता हूँ, एज इंटीजर डिक्लेयर। ठीक है, और इसी तरह उसकी एक्चुअल फ़ी एज इंटीजर। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का एक ये तरीका भी ठीक है। आप ऐसे नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर पर आप एक ही लाइन पे करना चाहते हो, तो ये देखें आप कॉमा से भी ऐसे कर सकते हो। मैंने, अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर अब, तो आपके पास 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए एक ही लाइन के अंदर। डिम का कीवर्ड मैंने एक बार यूज किया, और जो है ना 3 मेरे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। तो वेरिएबल दोनों अंदाज से डिक्लेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी किए जा सकते हैं और सेपरेट लाइन में भी किए जा सकते हैं। हम इसको सेपरेट लाइन में ही कर लेते हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने भी प्रैक्टिस वगैरह करनी है।
तो उनको कंफ्यूजन ना हो। बहरहाल दोनों तरह से कर सकते हैं। वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, अब आपने सिंपल क्या करना है भाई, मार्क्स बताओ अपने। तो मार्क्स बताएगा, हमने कहना है इनपुट बॉक्स से। हमने पढ़ा था कि इनपुट बॉक्स से यूजर से वैल्यू मांगते हैं। इनपुट बॉक्स राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और हमेशा इसके आप कहेंगे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट डबल कोट्स वाला कॉमा, दूसरा पार्ट डबल कोट्स वाला कॉमा, और तीसरा पार्ट। ठीक है, 3 आप स्ट्रिंग्स इसमें जो है ना, 3 स्ट्रिंग्स इसमें एंटर होती हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, आपने कहना है एंटर योर मार्क्स। ये हमारे पास इनपुट बॉक्स की बॉडी होती है, जो उसमें मैसेज शो ना होता है, मैसेज यानी कि शो ना होता है। दूसरा आपका कैप्शन होता है, और तीसरा उसकी कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। हम इसको चला के भी देख लेते हैं कि वाकई ऐसा होता भी है कि नहीं। हमने इसको प्ले किया, जब बटन पे दिखा भी हूँ, जब बटन पे क्लिक हो, जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो इस तरह का एक मेरे पास इनपुट बॉक्स आ गया। ये देखें, एंटर योर मार्क्स, ये हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर मैसेज है। मार्क्स हमारे पास कैप्शन है, और 0 हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। आप देन जो वैल्यू देंगे उसको वैल्यू चली जाएगी। अभी तो सारी बातें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने बताया ही नहीं है कि मार्क्स एंटर करने के बाद आपने क्या करना है। बस इसके बाद आपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर लगा देना है। क्राइटेरिया मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपल सा इसका क्राइटेरिया था। अगर मार्क्स 700 या 700 से ज़्यादा है तो स्कॉलरशिप 3000 के बराबर है, और उसके बाद फिर 650 या उससे ऊपर है तो 2500, और 600 से ऊपर पे स्कॉलरशिप 2000 रुपये उसकी। तो देख लेते हैं कि अगर अगर उसके मार्क्स ज़्यादा या बराबर हैं 700 के, तो ठीक है। वो बताने से पहले आप एंड इफ भी कर दो, ताकि आपको याद रहे या कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, अगर ऐसा है तो बस क्या कर दो, आपने एक वेरिएबल रखा है स्कॉलर का, स्कॉलर किसके बराबर कर दो, और उसकी स्कॉलरशिप है 3000। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं है तो एल्स इफ ठीक है, मार्क्स क्या है, ज्यादा या बराबर है 600 के, तो क्या कर दें, स्कॉलर कर दें बराबर 2500 के। ऊपर हमने इक्वल्स टू का साइन मिस कर दिया। स्कॉलर इक्वल्स टू 3000, स्कॉलर इक्वल्स टू 2500। अच्छा, ऐसा भी नहीं है तो एल्स इफ, जैसे एल्स इफ में स्पेस नहीं है, देखिए मैं स्पेस अगर दूंगा, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर 650 भी था, आप देख सकते हैं। उसको मैं, ये एरर आया यहाँ पे क्योंकि हमने एल्स इफ में स्पेस दी है। ठीक है, मैं भी स्पेस दे ही रखता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, वो कह रहे मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द लाइन, मतलब इस लाइन में कोई इशू है, तो मैंने इसको फिर इकट्ठा लिखा, तो ये ठीक हो गया। अगर मार्क्स 600 या 600 से ज़्यादा है तो ठीक है, उसका स्कॉलर जो है वो 2000 के बराबर है शायद, हाँ 2000। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एल्स, अगर इसमें से कोई भी नहीं है, इसका स्कॉलर हो जाएगा 0 के बराबर है, उसकी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, और यहाँ पे आपका इफ ख़त्म हो जाएगा। बस इसके बाद आपका ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है। आपने क्या कहना है भाई, आपकी एक्चुअल फीस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल फ़ी जो है वो आपकी टोटल फ़ी में से आप माइनस कर दो जितनी आपकी स्कॉलरशिप है, जितनी आपकी स्कॉलरशिप है, बट दैट्स इट। बस अब क्या करो, आप अपनी एक्चुअल फीस को डिस्प्ले करा दो। डिस्प्ले कराने हम लोग इसे मैसेज बॉक्स से कराते हैं, मैसेज बॉक्स। ठीक है, देखिए अपने जो मैसेज इसमें शो कराना है कि योर स्कॉलरशिप इज, पहले आप स्कॉलरशिप बता दें, उसकी स्कॉलरशिप कितनी है, रुपीज़ में है, तो स्कॉलरशिप इन रुपीज़। स्कॉलरशिप का वेरिएबल डिक्लेयर कराना है, तो एड्रेस ऑफ SCHOLAR स्कॉलर। ठीक है, और इसके बाद चाहते हो कि जो अगली बात है वो नेक्स्ट लाइन पे आए, तो इसके लिए कांस्टेंट है VB न्यू लाइन, वो आपको ऐसे ही लिखना होगा बगैर स्पेस के, VB न्यू लाइन। ठीक है, और इसको साथ कनेक्ट करना है, कनकैटिनेट करना है, तो एंड का साइन, कनकैटिनेट करना है एंड का साइन।
ठीक है। और इसके बाद आपने नेक्स्ट मैसेज क्या था कि योर लेट्स सपोज एनुअल फी इज रुपीज, फीस डिस्प्ले करानी है तो बस एड्रेस ऑफ एक्चुअल फी, दैट्स इट। ये लाइन क्या करेगी, आपके पास मैसेज बॉक्स में आपको स्कॉलरशिप बता देगी, नेक्स्ट लाइन आपको उसकी फीस बता देगी, उसकी फीस बता देगी। इसको चला के देखते हैं। बट इस पर हमने क्लिक किया, उसने कहा फीस बताएं, मार्क्स बताएं। मैंने कहा मार्क्स हैं 750, तो 3000 रुपये इसकी होनी चाहिए स्कॉलरशिप। मैंने जैसे ओके किया, उसने कहा आपकी स्कॉलरशिप 3000 है और आपकी एक्चुअल फीस 5000 है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। उसने कहा 200 मेरे नंबर है। उसने कहा आपकी कोई स्कॉलरशिप नहीं है और आपकी फीस 8000 रुपये। इसी तरह 690 पे कर लेते हैं। 690 पे उसने कहा कि आपकी 2500 रुपये स्कॉलरशिप है और आपकी एनुअल फीस इतनी है। इस तरह से हमने एक्सटेंडेड इफ एल्स का एक प्रोग्राम कर लिया। और वही बात जो आपसे पहले भी मैं कहता हूँ कि मकसद ये प्रोग्राम कराना नहीं, मकसद आपको जो ओवरऑल जो है ना सिंटेक्स के साथ फेमिलियर कराना है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको स्क्रीन से भी समझा सकता था, लेकिन आपको वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह करना, फिर आपने एक्सटेंडेड इफ एल्स कैसे यूज़ करना है ये, फिर आपके पास मार्क्स के अंदर ये जो आपने इनपुट इसकी वैल्यू यूज़र से मांगी है इसके साथ फेमिलियर कराना, और आपको मैसेज बॉक्स के सिंटेक्स के साथ फेमिलियर कराना, ये मकसद था। इसमें क्लास कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन तो पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है जी ये रेडियस एंटर करो। ठीक है, वो रेडियस एंटर करो। वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेगा, उसने 1 एंटर की है। अच्छा, इसका मतलब से चॉइस भी मांगनी है। हमने कहा पहले रेडियस एंटर करो, हमने कहा कि ठीक है उस रेडियस से आप सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर दो अगर चॉइस 1 है, और सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर दो उस रेडियस की मदद से अगर चॉइस 2 है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल वो 3 एंटर करता है, 3 एज रेडियस एंड 2 एज चॉइस, इसका मतलब है कि 3 रेडियस है 2 चॉइस है, और उस पर वो कर दे उसका सर्कल का सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर दे। ठीक है, ये उसने फार्मूला बता दिया, ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, और ये आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला। आपने कहा कि सिंपल है, वेरिएबल डिक्लेयर कराए। सिंगल का मतलब फ्लोटिंग वैल्यू के लिए रेडियस भी पॉइंट में हो सकता है, सरकमफेरेंस भी पॉइंट में हो सकता है। देखें ना, रेडियस अगर आपका पॉइंट में होगा, पॉइंट वाली वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली आपके पास रिजल्ट भी पॉइंट्स में ही आएगा। और जो आपने चॉइस एंटर करानी है दैट कैन बी 1 और 2, तो वो इंटीजर है। आपने कहा भाई रेडियस डालो, फिर आपने कहा अपनी चॉइस डालो। अगर चॉइस 1 के बराबर है तो ठीक है, एरिया कंप्यूट कर दिया और चले वहीं पर डिस्प्ले करा दिया। और अगर आपने चॉइस आपकी एल सिर्फ 2 है तो इसका सरकमफेरेंस और सरकमफेरेंस फिर आपने डिस्प्ले करा दिया। अगर ना 1 है ना 2 है तो इसका मतलब है कि वो एक इनवैलिड चॉइस है। ठीक है, तो वो एक इनवैलिड चॉइस है। इसमें क्लास कोई डाउट अगर कहते हैं इसको लिख के करने की ज़रूरत है तो मैं लिख के भी करा देता हूँ, या देख रहे हैं तो एक बार देख लें, कुछ इसमें से नोट कर रहे हैं तो वो लाजमी कर लें। इसको देख लें अच्छे तरीके से, अगर ज़रूरत है तो मैं आपको इसको टाइप करवा देता हूँ। ठीक है, क्लास को डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। ठीक हो गया। ये हमने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से कि वो इसने क्राइटेरिया दिया हुआ है और आपने क्या
कैलकुलेट कर देना बस। इसमें भी आपको एल सिफ वगैरह ही इसने प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। इसको ये भी पुराने प्रोग्राम्स में से एक है। सिर्फ मकसद इसका क्या है, यहाँ पे आपको सिंटेक्स वगैरह फेमिलियर कराना। वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, यूनिट्स की वैल्यू मांगी, और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स आपने उसका बिल कैलकुलेट किया। जैसे हमारा डेली का बिल भी जो ऐसे ही होता है, 500 से ऊपर यूनिट चले जाएँ तो उसकी प्राइस कुछ और होती है, अगर 300 से ऊपर चले जाएँ यूनिट से उसकी प्राइस कुछ और होती है। अगर 500 से ऊपर नहीं गए, 300 से ऊपर नहीं गए तो लाजमी सी बात है इससे नीचे ही है, तो फिर उसका यूनिट का बिल और होता है। वो यूनिट आपका यहाँ से आपके यूनिट्स के मुताबिक, ये एंड इफ यहाँ तक आपका यूनिट्स के मुताबिक बिल कैलकुलेट हो गया, और उसके बाद ऊपर गिवन भी था, नॉर्मली भी ऐसे ही होता है कि इसने लेट सपोज ये 1500 कोई रेंट डाल दिया, फिर देखते हैं क्या बताया इसने, सर 150। अच्छा, लाइन रेंट है जी आपका, जितना भी आपका बिल आया है उसमें आपका लाइन रेंट 150 रुपीज़ ऐड होगा, और 5% उसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा अगर आपका बिल 2000 से ज़्यादा हो जाता है। मींस के आपका ये लाइन रेंट ऐड करके और ऊपर वाला सारा बिल कैलकुलेट करके, ये देखें यहाँ तक आपका अगर 2000 से ऊपर बिल जाता है तो ठीक है, उसमें 5% आप और ऐड कर देंगे बिल के अंदर, और ये आपका यहाँ पर ख़त्म। अब सारी बात है, अगर 2000 से ऊपर नहीं गया तो ये इसकी बॉडी में जो लाइन लिखी हुई है, जो 5% उसमें ऐड कर रही है बिल के अंदर, बिल का 5%, वो नहीं एग्जीक्यूट होगी, तो आपका ये मैसेज बॉक्स के अंदर आपका टोटल बिल शो हो जाएगा। और अगर आपका बिल 2000 से ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली उसका अंदर जो है ना वो 5% बिल में ऐड होके आपका टोटल बिल कैलकुलेट हो जाएगा, और ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो है ना ज़रा प्रोग्रामिंग के हवाले से चीज़ें ज़रा रिफ़्रेश भी हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। वही सिंपल जो है ना मैथमेटिक्स वाले ही रूल्स हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट आपने इसका कैलकुलेट किया, और आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की बेसिस पे फिर आप लोग आगे अपना पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपाउंड कंपैरिजन है, उसमें आपको सबसे पहले लॉजिकल आता है। एंड ऑपरेटर, कोई एक भी कंडीशन ट्रू तो आंसर, सॉरी एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स हो जाता है, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स, ये फॉल्स तो आंसर फॉल्स, दूसरी वाली फॉल्स तो आंसर फॉल्स। जब दोनों ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा। और विजुअल बेसिक के अंदर हम एंड पूरा AND एंड लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका और ऑपरेटर है, कोई एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, कोई एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू पे भी आंसर ट्रू। और यहाँ पर और का कीवर्ड पूरा लिखा जाता है, और हमें पता है कि हमें आंसर ट्रू देता है या आंसर फॉल्स रिटर्न करता है। 1 फॉर ट्रू और 0 फॉर फॉल्स, और और पूरा इसका कीवर्ड लिखा जाता है। नॉट के लिए भी वही है कि अगर इनपुट ट्रू की हो तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, और अगर इनपुट फॉल्स की है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। और इसमें हम लोग NOT नॉट पूरा कीवर्ड लिखते हैं। ये आपको जैसे पता है, अगर A B के बराबर होगा तो ये आंसर देगा फॉल्स, और अगर इसके बराबर नहीं होगा तो आंसर देगा ट्रू। ये क्या है, अच्छा सिंपल एक क्वेश्चन करके दे दिया आपको एंड ऑपरेटर से। आप उससे कहें कि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स एंटर करो, और लिखा आ जाए यू सिलेक्टेड अगर दोनों में 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं, अदरवाइज लिखा आ जाए यू आर नॉट सेलेक्टेड। दोनों में 80 से ज़्यादा मार्क्स हो तो छोटा सा प्रोग्राम है, इसको जल्दी से बना भी लेते हैं। इसको मिटाते हैं सारा, और बटन मैंने यहाँ बनाया। सो चेक स्कॉलरशिप नहीं है तो इसको हमने ऊपर जाके इसका कैप्शन चेंज किया। इसका हम कोई नाम और रख देते हैं, इसमें हम देख लेते हैं खाली चेक, चलें कर देते हैं चेक, CHECK। आपको भी पता है कि चेक नाम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें एटलीस्ट चीज़ का पता तो होना कि हम लोग जो कर रहे हैं उसका कहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। डबल क्लिक किया तो कोड इसका ओपन हो गया। अच्छा, क्या करना है, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स, तो डिम इंग्लिश एज इंटीजर, डिम मैथ्स एज इंटीजर, ठीक है।
आपने कहा इंग्लिश के मार्क्स एंटर कर दो, तो इनपुट बॉक्स, और इसके हमेशा होंगे 3 पार्ट्स, पहला, दूसरा, तीसरा। एरर आ गया। एरर क्या है कि मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, इसको देख लेते हैं। इसको मैंने हाँ एंटर किया तो एरर ख़त्म हो गया। पहले वाला मैसेज होता है एंटर, कैपिटल में लिखते हैं, एंटर इंग्लिश मार्क्स। कैप्शन क्या है जी, इंग्लिश, और बाय डिफ़ॉल्ट में मार्क्स दे देता हूँ 0। एरर आ गया। इसमें देखें जब एरर आता है ना, जैसे ये मैंने एरर दोबारा लाया, तो देखें वो आपको उसी लाइन पे लेके जाएगा। जब एरर आए तो जैसे अब आपका एरर आएगा, उस पर जाएंगे तो उसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे एरर है, ताकि आप इसको भी करेक्ट कर लो। ठीक है, इंग्लिश के लिए मार्क्स थे, अब आप यही मार्क्स डाल दें मैथ्स के लिए। इसको मैंने कॉपी किया, इंग्लिश की जगह मैथ्स आ गया, मैथ्स आ गया, और यहाँ भी इंग्लिश की जगह मैथ्स आ गया। 2 बार आपने यूज़र से वैल्यू मांग ली मैथ्स। ठीक है, बस सिंपल क्राइटेरिया कि अगर आपके इंग्लिश ज़्यादा है या बराबर है 80 के, और इसके साथ साथ मैथ्स आपका ज़्यादा या बराबर है 80 के, तो जो भी करना है पहले एंड कर दो इसे। इफ को एंड ज़रूर कर लो ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस ठीक है, आपने सिर्फ मैसेज बॉक्स में मैसेज शो करा देना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बॉक्स में आप शो कर दें कि यू आर नॉट सेलेक्टेड। किसी एक में भी अगर उसके मार्क्स कम होंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक किया, इंग्लिश के मार्क्स बताओ, मैंने कहा 95, मैथ्स के मार्क्स बताओ, मैंने कहा 92, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो उसने मैसेज दे दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। दोबारा करते हैं, मैंने इंग्लिश के मार्क्स के 20 और मैथ्स के मार्क्स थे 95, किसी एक में भी कम तो आंसर आना था यू आर नॉट सेलेक्टेड। बस में एक और छोटी सी चीज़ गौर करने वाली है, मैसेज बॉक्स के अंदर देखिए मैंने कोई कैप्शन नहीं दिया, मैंने कोई आइकन नहीं दिया, और कोई मैंने बटन का नहीं बताया। ठीक है, तो वो क्या करता है, कोई आइकन नहीं शो करता, वो क्या करता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ओके का बटन ही डिस्प्ले करता है। ठीक है, मैंने कोई कैप्शन मेंशन नहीं किया था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ाइल का नाम उठाता है। जो मेरी फ़ाइल का नाम है, आप यहाँ पे टॉप पे भी देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट 1, इसी नाम की मेरी फ़ाइल क्रिएट हुई हुई है, तो वो उसी नाम का फिर कैप्शन कर देगा, वो उसी नाम का कैप्शन कर देगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रा गौर करने वाली हैं। अगर हम चलें थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई कर लेते हैं अपने जो है ना मैसेज बॉक्स को, तो यहाँ पे ये आपका आपने ये किया। इसके बाद अगर आप बताना चाहते हैं कि इसमें जी 3 आर्गूमेंट्स कर दिया आपने, आखिरी वाला आर्गूमेंट जो होता है वो आपका कैप्शन होता है। मैं इसका कैप्शन करता हूँ सेलेक्टेड। ठीक है, और ये बिल्कुल वो वाला सेलेक्टेड नहीं है जो पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग कहती है, दूसरे वाला सेलेक्टेड है। ठीक है, और ये है नॉट सेलेक्टेड, इसका कैप्शन। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने तीसरा आर्गूमेंट लिखा है। ये मैं इसको चला के देखता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप जब खुद भी काम करेंगे तो इस तरह ही आपने चीज़ों को ज़रा सीखना है, ताकि आपको प्रॉपरली याद रहें चीज़ें। मार्क्स जो भी हम डालने, हमारा मकसद अभी जो है ना, देखिए नॉट सेलेक्टेड, कैप्शन मैंने मेंशन कर दिया तो मेरे वाला कैप्शन आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू सेंटेक्स ही लिखना है ना, कि तीसरे पोर्शन में जाके कैप्शन बताना है आपने। और दूसरा पोर्शन जो आपका होता है उसमें आपने आइकन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें बतानी है। बटन कौन सा होगा, मैंने कहा कि इसमें जी बटन हो वीबी
गया VB ओके कैंसिल बटन होना चाहिए। और इसमें जो है ना आइकन जो आए वो लेट्स सपोज VB इंफॉर्मेशन का कर लेते हैं, VB इंफॉर्मेशन, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट पहला बटन सेलेक्ट हो, और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। बाय डिफॉल्ट पहला बटन सेलेक्ट हो, ठीक है। मैं यही सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैं दूसरे में चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन ना आए, VB जो है ना फॉर एग्जांपल क्रिटिकल आ जाए, कोई दूसरा सा आइकन आ जाए, ठीक है। और इसमें भी VB ओके कैंसिल ही आए। तो आप देख सकते हैं जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो भी मैं वैल्यू डालूँ लिखा आएगा नॉट सेलेक्टेड, यू आर नॉट सेलेक्टेड। अब आइकन भी आ रहा है क्रिटिकल वाला, ओके और कैंसिल भी आ रहे हैं, कैप्शन भी आ रहा है, और बाय डिफॉल्ट ओके का बटन सेलेक्ट हुआ है। फोकस पहले वाले बटन पे है, आप पहले पे नहीं करना चाहते, आप इसको बटन 2 कर दें, VB डिफॉल्ट बटन 2 कर दें। आप देखें मैंने कहा जी 100 मार्क्स इंग्लिश में है, 100 मेरे मार्क्स मैथ्स में है, लिखा आगे यू आर सेलेक्टेड। और आप देख सकते हैं कि दूसरा बटन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, जो आपका जो दूसरा बटन है वो इस टाइम पे सिलेक्टेड है। एक सेकंड आ गया। अच्छा, दूसरा बटन आपका सिलेक्टेड है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। हमने थोड़ा सा मैसेज बॉक्स को भी रिवाइज कर लिया, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया। तो मेरा भी आपको ये मशवरा है कि जब आप इसको प्रैक्टिस करो तो इस तरह की चीज़ें लाजमी साथ साथ देखते चले जाना। नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है क्लास में? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। या अगर कुछ नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसने अच्छा जैसे ये नोट्स आपको आपसे शेयर हो गए होंगे, इसमें हर प्रोग्राम की वर्किंग भी अलग से बताई हुई है। तो अगर किसी को डाउट हो, कोई चीज़ कंफ्यूज करे तो चैनल लेक्चर तो देख ही सकता है, साथ में उसकी थ्योरी वगैरह भी देख सकता है। यहाँ पे चीज़ें कॉन्सेप्ट्स अच्छे एक्सप्लेन हुए हैं। अच्छा, आपने कहना है कि एंटर करो करेक्टर, कीवर्ड से बताएं कि वो कैपिटल है या स्मॉल है या डिजिट है या कोई स्पेशल सिंबल है। देखिए अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं है, अगर अल्फ़ाबेट है तो क्या होगा, स्मॉल या कैपिटल होगा। अच्छा, अल्फ़ाबेट नहीं है तो वो डिजिट होगा, 1 2 3 4 वगैरह जीरो में से कोई होगा। अगर वो इसमें से भी कुछ नहीं है, इसका मतलब फिर वो लाजमी बात है कोई सिंबल ही होगा। तो ये उन्होंने यहाँ प्रोग्राम बनाया, इसको आप लोग तसल्ली से देख भी लें, और अगर कहते हैं तो मैं इसको प्रैक्टिस करा देता हूँ, अदरवाइज बेशक देख लें इसे। जो भी आपका कैपिटल लेटर होगा वो जाहिर सी बात है कैपिटल ए से बड़ा या उसके इक्वल होगा, और कैपिटल जी के इक्वल या उससे छोटा होगा। देखिए ना, एक्स वाई जी ए बी सी डी, कोई ये सारे के सारे ए और जी के बीच में आते हैं, और कैपिटल जी और कैपिटल ए खुद भी क्या आते हैं, इसी कंडीशन में फॉल करते हैं। कैपिटल ए, सारी बात है, सी अगर कैपिटल ए एंटर किया होगा तो वो इक्वल्स टू ए होगा, और इसके साथ साथ वो जी से डेफिनेटली छोटा ही होगा। वो जी से लाजमी सी बात है कि छोटा ही होगा, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो है ना, अगर स्मॉल ए की बात करें, स्मॉल ए वाले केस में भी ये आपके पास ये क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया लेकिन स्मॉल ए के साथ। और ये नहीं है तो फिर कोई नंबर होगा, नंबर भी ज़ीरो या ज़ीरो के इक्वल, ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़ा होगा, और इसके साथ साथ 9 या 9 से छोटा ही होगा, तभी वो एक डिजिट की कैटेगरी में आएगा, नंबर की कैटेगरी में आएगा। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो वो एक सैम्बल है, जो आपने एंटर किया है वो एक सैम्बल है। इसमें देखने वाली चीज़ यही है, जो आपने मैसेज बॉक्स में वेरिएबल का नाम सा डिक्लेयर कराते हैं, बस उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो आपके पास ये देखें, ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई बटन वगैरह हो और इसमें कोई आइकन वगैरह आए, कोई बटन सेलेक्ट हो और कोई कैप्शन वगैरह आए,
वो आप इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा लाजमी जो है ना एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट आप लोगों को टास्क वगैरह मिलने उसमें मैंने आप लोगों से वाइवा वगैरह भी छोटा मोटा कंडक्ट करना है। वही किसने क्या किया पता तो चले ना, ऐसा तो नहीं कि एक काम करके ले आए और वही काम पता नहीं कितनी बार कॉपी हुआ है। तो वाइवा कंडक्ट होगा, इसलिए ये चीज़ें ज़रा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सिंपल सा कि मैक्सिमम नंबर बताएं 3 नंबर में से, एज्यूमिंग के तीनों नंबर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स तो ये आपके सामने है। अगर हमने कहा जी ये जी मैसेज बॉक्स मैक्सिमम नंबर इज ए, ये कब होगा? जब ए बी और सी दोनों से बड़ा होगा। ये आपके पास कंडीशन लिखी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कहा बी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर बी है। कब होगा? जब एल्स इफ के आगे कंडीशन लिखी हुई है कि जब बी ए से भी और सी से भी बड़ा होगा। और अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, इसका मतलब है कि ए बी से भी बड़ा नहीं है और बी इसी तरह बाकी जो है बी सी से भी बड़ा नहीं है। तो लाजमी सी बात है सी ही सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि एल्स पे कंट्रोल ही तब आएगा जब ऊपर वाली सारी कंडीशंस, दो कंडीशंस दोनों ही अगर फॉल्स कर जाएंगी। और दोनों में अगर आप देख सकते हैं कंपाउंड जो है ना कंडीशंस हैं, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, और बस छोटी सी बात कि हम इसमें ही एज्यूम करते हैं कि दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं, तीनों नंबर्स डिफरेंट हैं, तभी हमारा ये प्रोग्राम चलता है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लास कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई अगर कन्फ्यूजन है किसी भी हवाले से तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन? आपने कहा कि आप कैरेक्टर एंटर करो और बताएं कि वॉवल है या नहीं है, बताएं वॉवल है कि नहीं है। तो आपने बस ठीक है, आपने इसकी टाइप स्ट्रिंग रख दी, कैरेक्टर आपने मांग लिया, और ये सारा इसका क्राइटेरिया कि भाई अगर वो कैपिटल ए हो, स्मॉल ए हो, कैपिटल ई हो या स्मॉल ई हो, इस आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा ना कि इनमें से कोई भी कंडीशन है तो इसका मतलब है कि भाई आपने वॉवल एंटर किया है। अदरवाइज आपने कोई कॉन्सोनेंट एंटर किया है, यानी कि वॉवल आपने एंटर नहीं किया। नेस्टेड की बात कर लें तो नेस्टेड में बात सारी वही है, बस इसमें समझने वाली ये चीज़ है कि आपके पास एक इफ एल्स का एक और ब्लॉक आ जाता है, एक और ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है। इसको भी आप बिल्कुल उसी तरह लिखते हैं। तो इसमें क्या है, वही आउटर और इनर इफ आ जाता है, और जैसे इफ को शुरू करेंगे तो इफ को फिर लाजमी सी बात है ख़त्म भी करेंगे। और ये आपके पास इफ एल्स वगैरह एक्सटेंडेड इफ एल्स भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। और लेकिन वही बात है कि वो इनर होगा, फिर इनर होगा। और हमें पता है कि अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन्स कि जो इनर इफ है वो उसकी बॉडी में लिखा हुआ है, तो कंट्रोल उसकी बॉडी में कभी शिफ्ट होगा ही नहीं, कभी इनर इफ टेस्ट ही नहीं होगा, भले कंडीशन ट्रू हो जो भी हो। कि जब वो आउटर इफ की बॉडी में लिखा हुआ है और आउटर इफ की कंडीशन ही फॉल्स है, तो कंट्रोल नेचुरली आपका एल्स में चला जाएगा। हाँ, पॉसिबल है कि एल्स के अंदर फिर अलग से आपने इफ एल्स लिखा हो, लेकिन ये बात तो कंफर्म रहता है कि आपका जब इफ की कंडीशन फॉल्स है तो इफ के अंदर, इफ की बॉडी में जो आपने जो है ना इफ एल्स लिखा है, उस पर कंट्रोल आपका शिफ्ट ही नहीं होगा। जैसे आम नेस्टेड इफ देन एल्स की कहानी है, तो ये भी वही वाली चीज़ें सारी। ये इसका फ्लो चार्ट भी है। कंडीशन ट्रू तो ओके, अंदर वाले जो आपका इफ एल्स है उसकी कंडीशन टेस्ट कर लेते हैं। अगर ट्रू तो कुछ और चलेगा, और अगर फॉल्स तो कुछ और चलेगा। लेकिन अगर सारी बात है ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है आउटर इफ की, यही फॉल्स हो जाती है, तो सीधा आपके जो एल्स वाली स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगी। ये सारा का सारा जो इनर इफ है ये नेचुरली स्किप हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने पे, कंडीशन के फॉल्स होने पे ये टेस्ट नहीं हो सकता। कुछ देखा वाला प्रोग्राम लग रहा है। इनपुट करें मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर से, और डिस्प्ले करें ग्रेड अगर दोनों 80 से ज़्यादा हैं, 80 या 80 से ज़्यादा हैं अगर दोनों, इफ़ बोथ आर 80 और अबव। अच्छा, लिखा है गुड,
अगर सिर्फ मैथ्स में 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा, और लिखा है बैड अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा कि अगर मैथ्स में भी 80 से ज़्यादा नहीं है और इंग्लिश में भी 80 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका हम जो इंटरफेस है ये ज़रा जल्दी से स्केच कर लेते हैं और इसमें हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर से इनपुट कैसे ले सकते हैं, किन बातों का, इन छोटी छोटी बातों का हमने यहाँ पर ख्याल रखना होता है। ये इंटरफेस आपने देख लिया, 2 लेवल डले हुए हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और 1 बटन है। ठीक है, आए हम यहाँ पे, ये कोड लिखा हुआ है सारा हमने मिटा दिया क्योंकि भी हमारे काम का नहीं। ये हमारे पास बटन है, इस फॉर्म को ज़रा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा फॉर्म बना है, बटन भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, हमने इसको चेक करना है कि क्या ये जो है ना ये किस तरह से काम करेगा। बटन पे क्लिक किया, इसका मैं कैप्शन कर देता हूँ रिजल्ट। तो यहाँ लिखेंगे, वो जो कैप्शन में लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, यहाँ पे इधर कर दिया इसको। इसमें जो अपीयर होता है, जो इसमें लिखा जाता है, असल में उस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट की। तो आपको यहाँ राइट पे नज़र आ रही होगी, मैंने इसको मिटाया, तो जैसे ही मैं इसको मिटाऊंगा, तो अब वहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ जो भी लिखता हूँ 1 2 3 वो वहाँ पर अपीयर होगा। मुझे लग रहा है बहुत छोटा लिखा हुआ है, मीन्स के इसमें जो लिखा आ रहा है वो छोटा लिखा आ रहा है। मैंने कहा इसकी भी, टेक्स्ट बॉक्स की भी फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 23 कर लेते हैं, बोल्ड और MS सेरिफ। देखता हूँ कि क्या साइज लिखा जाता है। तो टेक्स्ट पे क्लिक किया, मेरे ख्याल से ठीक है ये साइज, ठीक है। या तसल्ली नहीं हो तो दोबारा क्लिक कर दें। इसके जितना आप प्ले करोगे उतना आपको जो है ना चीज़ें क्लियर होंगी। मैं 26 करना चाहता हूँ, 26 किया, तो देख लेते हैं टेक्स्ट पे 26 साइज का टेक्स्ट मेरा लिखा आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है text1, यानी कि text1 की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। कॉपी कर लेते हैं, मुझे एक और चाहिए। उसने कहा है Ctrl L बनानी, मैंने कहा नहीं, ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा बटन मेरे पास, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास बन गया। आप देख सकते हैं मैंने इसकी प्रॉपर्टी वैसे नज़र भी आ रही थी, प्रॉपर्टीज में गया, इसका नाम देखें, इसका नाम text2 है, क्योंकि हमने याद है आपको बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट है उसका नाम रिपीट नहीं हो सकता। या आपके पास पहला ऑब्जेक्ट है उसका नाम text1 है, तो दूसरे का लाजमी सी बात है नाम चेंज होगा, 2 ऑब्जेक्ट्स के सेम नाम नहीं हो सकते। लेबल को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब लेबल का भी कैप्शन होता है, इसके कैप्शन को चेंज किया, मैंने कहा एंटर मैथ्स मार्क्स हेयर। ठीक है, मैंने कहा बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसको ज़रा देख लेते हैं। इसके भी फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है, मैंने कहा 18 में लिख के देखते हैं ज़रा कि क्या आता है। 18 में कुछ ऐसे आ रहे हैं, एंटर मैथ्स मार्क्स हेयर, ऐसे आ रहा है। इसको मैं थोड़ा और देख लेता हूँ कैसे सेट किया जा सकता है। और मैंने इसको 23 में किया, कुछ इस तरह से लिखा आ रहा है। ठीक है, मुझे अगर आप देखें तो जो आपके फॉर्म का बैकग्राउंड है और इसका इसमें डिफरेंस आ रहा है, ज़रा चला के देखें तो वो इसके साथ ही मर्ज हुआ है, लेकिन जो हम इसको डिज़ाइन में देखते हैं तो ये मर्ज नहीं हुआ हुआ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ व्यू की, यहाँ पर एक है बैक स्टाइल, इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। आप देखेंगे कि ये आपके इसके साथ ही मर्ज हुआ है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और क्योंकि मुझे कुछ इसी तरह ही की चीज़ चाहिए थी तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये मैथ्स के लिए नहीं चाहिए, ये मुझे इंग्लिश के लिए चाहिए, तो मैं इसके कैप्शन में आया और मैंने मैथ्स की जगह इंग्लिश कर दिया। ये चीज़ें आप लोग तसल्ली से इस तरह करके स्केच करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो फिर आपको जो है ना चीज़ें क्लियर होंगी। और जिसने इस तरह के पहले प्रोग्राम्स एक्सप्लोर किए होंगे फिर उसको चीज़ें बड़ी आसान लग रही होंगी। ठीक है, रिजल्ट पे गया, मुझे ना ये रिजल्ट का कैप्शन थोड़ा सा छोटा लग रहा था, मैं इसके फॉन्ट में गया और इसको भी बड़ा कर दिया। इसको चला के देखा तो इस तरह का, जब इस पर क्लिक करूं तो इसके मुताबिक कुछ रिजल्ट आए। और देखिए मैं इस पर लिखता हूँ 75 और इस पर लिखता हूँ 100, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने बटन के पीछे कोड नहीं लिखा हुआ,
तो मैं बटन के पीछे कोड लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे पता होना चाहिए इंग्लिश के मार्क्स मेरे कहाँ एंटर हो रहे हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स में। इसका नाम क्या है, इसका नाम जाके देखा, इसका नाम text1 है। अच्छा, इसमें जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, वो text1 की प्रॉपर्टी होगी, जो नाम है उसका टेक्स्ट। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखूंगा वो टेक्स्ट में ही आएगी, लेकिन उसका नाम होगा text2, यानी कि text2 के टेक्स्ट में आएगी। ठीक है, डबल क्लिक किया, मार्क्स चाहिए मुझे किसके, इंग्लिश और मैथ्स के, तो वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया, डिम इंग्लिश एज इंटीजर, डिम मैथ्स एज इंटीजर। ठीक है, अब आपको वैल्यू इनपुट करानी है फ्रॉम योर टेक्स्ट बॉक्स। इंग्लिश किसके बराबर है, इंग्लिश आपने बराबर करना है, इंग्लिश देख लेते हैं दोबारा फॉर्म को अपने। पहले मैथ्स की वैल्यू मांग रहे हैं ना, पहले मैथ्स की वैल्यू, तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। हम इसको मिटाते हैं, हम कहते हैं जो मैथ्स है ना वो बराबर है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, मैथ्स बराबर है ये पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट के, और हमने 3-4 बार देखा कि इसका नाम है text1। text1 का टेक्स्ट, आप खाली text1 नहीं कर सकते कि मैथ्स text1 के बराबर है, ये गलत होगा, क्योंकि text1 तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें जो लिखा हुआ है आपको उसके बराबर करना है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हो कि text1 के टेक्स्ट में। सेम इन द केस ऑफ इंग्लिश के जो वैल्यू है वो text2 डॉट टेक्स्ट से पिक कर लें आप, बस आपका यहाँ काम खत्म हो जाता है। आगे आपने लगाना है नेस्टेड वाला काम, कि अगर यही क्राइटेरिया था कि अगर मैथ्स में आपके ज्यादा या बराबर है 80 के, अगर मैथ्स में 80 या 80 से ज्यादा है आपके मार्क्स, तो अच्छा पहले एंड भी कर लें ताकि आपको याद रहे, एंड इफ। ठीक है, अगर मैथ्स में 80 या 80 से ज्यादा है तो ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं क्या इंग्लिश में भी, क्या इंग्लिश में भी 80 या 80 से ज्यादा है, तो अब एक और इफ आ गया, तो इसको पहले एंड इफ भी कर दें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर इंग्लिश में भी 80 या 80 से ज्यादा है तो ठीक है, इसका मतलब मैसेज बॉक्स में शो करा दें कि ग्रेट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है कोई मसला नहीं, एल्स मैसेज बॉक्स में आप शो करा दें गुड। अब मेरे ख्याल से आप सबको शायद ये चीज समझ आ रही हो कि गुड क्यों किया है, क्योंकि गुड तब चलेगा जब लाजमी है कि उसके इंग्लिश के मार्क्स ज्यादा होंगे, सॉरी उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स 80 से ज्यादा होंगे। ये ट्रू होगा तो कंट्रोल आपके यानी कि इसकी बॉडी वाले इफ एल्स में जाएगा। हमने इसीलिए गुड किया है कि गुड पे आया ही तब है जब मैथ्स के मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा हैं, तो ही इस पे आया, वरना ये गुड वाली चीज में आता ही ना। और गुड तब है जब इंग्लिश के मार्क्स 80 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि उसके मैथ्स के ही मार्क्स, ये बच्चे कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसके मैथमेटिक्स के ही मार्क्स 80 से ज्यादा नहीं है, तो ठीक है, जब मैथमेटिक्स के ही मार्क्स 80 से ज्यादा नहीं है, तो उसने ऊपर ही मेंशन कर दिया था क्वेश्चन के अंदर कि नहीं भाई, अगर मैथ्स के ही मार्क्स ज्यादा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दैट मीन्स के एल्स, बस आप उसे कह दो कि मैसेज बॉक्स ऐड। ठीक है, यहाँ पे कोड्स खत्म, ये एक्स्ट्रा लग गया इधर। ये हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स आ गया। चला के देखते हैं कि वाकई हकीकतन ऐसा है कि नहीं। मैंने कहा मैथ्स के मार्क्स 95, इंग्लिश में भी 92 मेरे मार्क्स हैं, अब आना चाहिए ग्रेट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैंने कैप्शन वगैरह कुछ नहीं दिया, बटन भी नहीं बताया, मैंने आइकन भी नहीं कोई बताया, तो ग्रेड मेरा लिखा आ गया। ठीक है, नहीं है अगर इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश के 2 मार्क्स हैं, तो मैथ्स में से तो ज्यादा है ना, ये देखें ऊपर मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन जब वो इंग्लिश के देखेगा तो इंग्लिश के नहीं है, तो ग्रेट लिखा नहीं आएगा, तो इसका जो एल्स है गुड वो लिखा आ जाएगा, गुड आपके पास लिखा आ गया। अच्छा जी, नहीं आपके
इंग्लिश में जितने मर्जी नंबर हैं, लेकिन मैथ्स में ही आपके 9 नंबर हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो लिखा आएगा बैड। तो आपके पास बैड लिखा आएगा, क्योंकि क्राइटेरिया के मुताबिक मैथ्स में लाजमी बात है कि मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। इस नेस्टेड इफ एल्स के क्वेश्चन में क्लास कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं? किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ समझ ना आई हो? नो सर, सही है। सही हो गया। यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद हम भी फाइल, आपके पास ये उसने एक्सप्लेन किया इसको मज़ीद। और एक और क्वेश्चन है कि 3 नंबर एंटर करें और बताएं सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, लेकिन इस पर नेस्टेड इफ से। तो ये भी आप देख सकते हैं। इस पर आपने लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि एंड और नॉट से नहीं किया, नेस्टेड से किया। अगर ए बी से छोटा है, अच्छा चेक कर लो क्या सी से भी छोटा है, तो इसका मतलब ए सबसे छोटा है, अदरवाइज सी सबसे छोटा है। अब स्टूडेंट्स कभी कभी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी को डायरेक्ट क्यों कह दिया, सी को डायरेक्ट हमने स्मॉलेस्ट क्यों कह दिया, कोई बता सकते हैं? सर जी, बाहर जो मेन इफ है उसमें ऑलरेडी ये डिसाइड हो गया होगा कि ए बी से तो छोटा ही है, लेकिन बिल्कुल अंदर ए सी से छोटा है, ये अगर ट्रू नहीं है, मतलब सी से छोटा नहीं है लेकिन बी से छोटा है, तो जाहिर सी बात सी छोटा होगा ना फिर। सी ही छोटा मतलब होगा, बात सुन। ये जो अंदर जो इंटरनली इफ एल्स है, बिल्कुल। उसमें देखिए अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है जो कि कह रहा है कि ए लेस देन सी है, मतलब उसके कहने ये का क्या वाली। कि इस वक्त जी जी, इस वक्त ए बी से ऑलरेडी छोटा हुआ है। यहाँ बिल्कुल तभी पहुंचा है ना, ए बी से छोटा है लेकिन सी से चेक कर रहे हैं। अगर सी से छोटा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बी ऑलरेडी छोटा हुआ है इससे, मतलब बिल्कुल सी से बी ऑलरेडी बड़ा होगा, तभी तो ये इधर इतना पहुंचा होगा ना। और बिल्कुल जो सी है वो सबसे जो है छोटा साबित हो जाएगा एल्स में। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल इन्होंने ठीक बताया कि जब ए बी से छोटा है तभी उसने आके ए को सी से चेक किया, ठीक है, तभी उसने आके इसको चेक किया। जैसे इन्होंने बिल्कुल करेक्टली एक एक चीज़ सही बता दी है। तो तब इसलिए हम कहते हैं कि जो है ना, दूसरी कंडीशन के फॉल्स होने पे सी सबसे छोटा है, और दूसरा भी ऐसे ही है। अच्छा, अगर ए बी से छोटा नहीं है तो ठीक है, आके देख लो, एल्स में आ जाओ सीधा। अब एल्स के अंदर एक अलग पूरा इफ एल्स, क्या सी से छोटा है बी, तो ठीक है बी सबसे छोटा है, अदरवाइज सी सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से जो इन्होंने चीज़ें बता दी बिल्कुल वही है। फिर आपके पास इसी तरह का मिलता जुलता एक सवाल है कि बताएं, तीनों में एंटर करें और चेक करें तीनों सेम है कि नहीं है, तीनों इक्वल है कि नहीं यूजिंग नेस्टेड इफ। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर ए बी से छोटा है तो ठीक है, आके देख लो। सॉरी, अगर क्या ए बी के बराबर है, अगर है तो ठीक है। क्या ए सी के भी बराबर है, इसका मतलब है तीनों बराबर है, तो बस ठीक है। और ऑल नंबर्स आर इक्वल। अगर ए सी के बराबर नहीं है भाई, नंबर्स आर डिफरेंट, बस बात खत्म। ये जो लिखा हुआ है जिसको मैं, ये सारा आपके पास इधर है, ये सारा आपके पास इफ की बॉडी में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन ऊपर वाली ही फॉल्स थी, ए बी ही के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब तीनों इक्वल नहीं है। तो डायरेक्ट आप एल्स में आ जाओ कि नहीं भाई, नंबर्स आर डिफरेंट, क्योंकि एक भी डिफरेंट हो तो नंबर सेम नहीं होंगे। ये हो गया। ठीक है, वही बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि बज़ाहिर आसान दिखने वाले प्रोग्राम्स, इनको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक तो ये कि असाइनमेंट को या इस तरह के टास्क में वो चीज़ें, ज़रूरी बात है एज इट इज़ तो ये दोबारा नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट तो नहीं कराना चाहता कि आप यहाँ से देखो और वहाँ पे टाइप कर दो। नेचुरली इसी बात है, थोड़े डिफरेंट होंगे। तो आपने जब इनको एक्सप्लोर किया होगा तो आपके लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर अंदाज से बनेगी, अदरवाइज चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, कि अच्छा इसको पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया, अब टाइप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस आपके पास, जैसे आपके पास सी सी प्लस प्लस के अंदर आप लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते थे, तो
तो यहाँ पे भी आपके पास एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है, इसका नाम है सेलेक्ट केस। आपने अगर चेक करना हो किसी सिंगल एक्सप्रेशन के लिए जो है ना, आपने उसका रिजल्ट चेक करना हो उसके मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ, मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ के साथ, तो फिर आप उसको यहाँ से करते हैं। ये आपके पास नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर का अल्टरनेटिव है और इसको आप मल्टीपल चॉइसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। हमें इस कहानी से कोई मतलब नहीं है, इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स पे जाते हैं। सिंटेक्स पे भी डायरेक्ट जाने से बहुत बेहतर है कि हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं और फिर इसका फ्लो चार्ट देख लेंगे और सिंटेक्स देख लेंगे। सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपने जी ये इंटरफेस बनाना है। बताओ जी, एंटर नंबर करो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक नंबर एंटर करो और उसके इक्विवेलेंट यहाँ स्ट्रिंग आ जाए। मतलब अगर आपने यहाँ 1 एंटर किया है तो यहाँ लिखा आ जाए ONE1। इसी तरह 2 एंटर किया है तो 2 3 4 5 इस तरह करके, ठीक है। इनमें से आपने कोई भी और वैल्यू डाली है तो लिखा है कि आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज, ठीक है। ये काम कैसे होगा सेलेक्ट केस की मदद से, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको उसका सिंपल सा एक कोड लिखते हैं और फिर इसके बाद इसका मैं आपको सिंटेक्स और फ्लो चार्ट रिवाइज करा देता हूँ। इसको हमने मिटाया, इधर आए, ये कुछ देखा वाला हमारे पास जो है ना इंटरफेस लग रहा है। बटन पे क्लिक किया, इसका हमने कैप्शन चेंज किया, हमने इसे कर दिया कन्वर्ट, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना है एक स्ट्रिंग के अंदर। पहले वाले लेवल पे क्लिक किया और मैंने इसको मिटाया। मैंने कहा एंटर नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। और दूसरे वाले पे क्लिक किया और मैंने कहा कि इसको चेंज करके इक्विवेलेंट स्ट्रिंग इज, चला के देखा, आ गया ये, चला के देखा तो हमारे पास ये चीज़ सही दिख रही है, ठीक है। बटन के पीछे कोड लिखना है तो अब देख लेते हैं कोड कैसे लिखा जाएगा। बटन पर डबल क्लिक किया, इसका इवेंट हैंडलर बन गया। क्या कहता है सिंपल कि भैया आप पहले तो इनपुट लेंगे ना, इसमें से एक आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐसा जिससे आप इनपुट ले रहे हो, दूसरे से आप आउटपुट कर रहे हो। पहले वाला टेक्स्ट 1 इसका नाम था, दूसरे का टेक्स्ट 2 नाम था। तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स सपोज डिम n एज इंटीजर, और आपने जो n है वो बराबर कर दिया जो टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट है, दैट्स इट, आपकी इनपुट हो गई। अब सेलेक्ट केस कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट का कीवर्ड, केस का कीवर्ड और आगे वेरिएबल का नाम जिस पे आपकी कंडीशन है। सेलेक्ट का कीवर्ड, केस का कीवर्ड, सेलेक्ट करना है आपने कोई केस n का, यानी कि जिस वेरिएबल का, वो वेरिएबल का नाम लिखते हैं और आप उसके बाद बता देते हैं यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो एंड सेलेक्ट, ठीक है, एंड सेलेक्ट। और अब बीच में जितने भी आपके पास स्पेस है वो सारी की सारी स्पेस आपके पास इस सेलेक्ट केस की है, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं कि केस, अगर डायरेक्ट कीवर्ड आता है केस का, केस अगर किसका है 1 का, केस अगर 1 का है तो बस ठीक है, आपका जो टेक्स्ट 2 है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, उसका जो टेक्स्ट है वो बराबर हो जाएगा ONE1। नहीं, केस अगर 2 का है तो टेक्स्ट 2 का जो आपका टेक्स्ट है वो बराबर हो जाएगा TWO2। नहीं, केस अगर 3 का है तो टेक्स्ट 2 का जो टेक्स्ट है वो बराबर हो जाएगा 3। क्लास कोई डाउट इसमें, वो बराबर हो जाएगा 3 के। कुछ पूछना है तो साथ साथ पूछ लें जब तक मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। 2 का जो टेक्स्ट है वो 4 के, नहीं, जरा इसको ऊपर करता हूँ। केस अगर 5 का है तो टेक्स्ट 2 का जो टेक्स्ट है वो बराबर हो 5 के। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो जैसे आपके पास डिफॉल्ट काम करता है, यहाँ काम करता है केस अगर एल्स का है, केस अगर एल्स का है तो टेक्स्ट 2 के टेक्स्ट में आप डाल दो आउट ऑफ रेंज और ये आपके पास प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई डाउट, कोई चीज़, ये केसेस वगैरह उस तरह लिखे हैं मैंने और यहाँ पे आपका सिलेक्ट ख़त्म हो जाता है।
कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे बताना चाहें कि C++ से इसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, C++ के केस में और इसके केस में क्या क्या फ़र्क है, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया है, क्या क्या डिफरेंस आपको नज़र आए हैं? सर जी इसमें ब्रेक कीवर्ड नहीं है इसमें केसेस के ब्रेक बाद। का, बिल्कुल इसमें ब्रेक का कीवर्ड नहीं है, और कोई और मामूली सा फ़र्क नज़र आया हो? सर जी केस के बाद सेमीकोलन नहीं है, जैसे और कॉलन, केस वन टर्मिनेटर भी कॉलन। नहीं यूज यस करते हम इतना ज्यादा। बिल्कुल टर्मिनेटर भी नहीं यूज़ करते, और कॉलन भी नहीं है ना केसेस के बाद। यस कॉलन कॉलन नहीं है। यहाँ पर 2 डॉट्स डाला करते थे ऐसे, यस और टर्मिनेटर भी, हाँ टर्मिनेटर भी हम यूज़ नहीं कर रहे। और तीसरा भी आपने फ़र्क देख ही लिया कि डिफ़ॉल्ट नहीं, के यहाँ केस डिफॉल्ट। एल्स लिखते हैं, ठीक है, मतलब काम वही करेगा, डिफ़ॉल्ट की जगह एल्स आ गया। चला के देखते हैं। अच्छा जी, नंबर क्या, मैंने कहा 1, दूसरे वाले में ONE1 आना चाहिए, तो ONE1 आ गया, कोई ना 1 आ नहीं रहा, 1 आ चुका है। 5 डाला तो 5 भी आ चुका है, पर नहीं, 5 के अलावा -5 डालते हैं, इसने कहा आउट ऑफ रेंज, क्योंकि मैंने इसका फॉन्ट ही बड़ा किया हुआ है। लेकिन अगर आप मुतमईन नहीं होगे इस तरह, तो आप इसको करेंगे, आप इसको करेंगे साइज बड़ा इसका, फॉर्म को ही थोड़ा बड़ा कर दें बेशक, इसको कर दें आगे, इसको भी बेशक बड़ा कर दें। अब देखें वही, जैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, इससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका प्रोग्राम ज़रा कंप्लीट हो रहा है, तो आपको उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और चीज़ें क्लियर हो रही। -2 जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने कहा आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज, ठीक है। बाकी आप 3 डालते हैं तो 3 आ जाता है, 4 डालते हैं तो, मतलब जिस जिसका केस आपने डिफाइन किया है उसके लिए वो तमाम चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। अब अगर मैं आपको बुक का सिंटेक्स दिखाऊं, बुक से, तो ये पहले आप फ्लो चार्ट देख लें। एक्सप्रेशन आप देते हैं, सेलेक्ट केस एन मैंने लिखा, तो एन आपका एक्सप्रेशन है। केस अगर 1 का था, यानी कि पहला कोई केस था, तो उसकी अपनी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, इसी तरह दूसरी वैल्यू के लिए, तीसरी और तमाम वैल्यूज़ के लिए, और अगर इसमें से कुछ भी ना हो तो डिफ़ॉल्ट, मींस के कोई पॉसिबिलिटी ना हो, कोई कंडीशन ट्रू ना हो, तो डिफ़ॉल्ट चलेगा। और डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे एल्स आ जाता है, केस अगर एल्स का हो, ठीक है। तो ये आपके पास प्यारा सा सिंपल सा सेलेक्ट केस, इसमें 4 तरह के केसेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने प्रोग्राम कर लिया, उम्मीद है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, उसने इसको ड्राई रन करके भी दिखा दिया। कुछ इसी से मिलता जुलता आपका ये जो है ना, बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर आपने ए प्रेस किया तो एडवेंचर, सी फॉर कॉमेडी मूवीज, एफ फॉर फैमिली, एच फॉर हॉरर और एस फॉर साइंस फिक्शन मूवीज। और इनमें से कुछ भी और एंटर हो तो आप कह दें कि अप्रोप्रिएट कैटेगरी सेलेक्ट करें। आपने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया मूवी CH के नाम का, और उसकी वैल्यू आपने इनपुट बॉक्स से मांग ली, और आपने कहा सेलेक्ट करो केस मूवी CH नाम के वेरिएबल के लिए। बस इसमें नई चीज़ क्या है कि अब देखें, आपका वेरिएबल क्योंकि स्ट्रिंग था, तो आपने इसको डबल कोट्स में लिख दिया। केस अगर एक है तो लिखा आ जाए यू सेलेक्टेड एडवेंचर मूवीज, और एडवेंचर मूवीज की बेशक लिस्ट दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, 3-4 के नाम लिख दो। सी फॉर कॉमेडी और इस तरह बाकी सारे। अगर इसमें से कोई केस नहीं है तो आपका केस एल्स चल जाएगा, कि अगर इसमें से कोई केस नहीं है तो आपका केस चले एल्स का। वो कहे कि प्लीज सेलेक्ट एनी वैलिड कैटेगरी फ्रॉम ACF और S, और यहाँ पे आपका केस ख़त्म हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको तसल्ली से इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर थोड़ा भी आप अटेंटिव होकर क्लास को देखो तो क्लास में ही ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन हम कर भी लेते हैं। इसमें कहता है कि भाई फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मांगो यूजर से, एक ऑपरेटर मांगो, और उसके बाद आप एक और फ्लोटिंग नंबर मांगो, और उससे को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले सारे, ठीक है। और छोटा सा इसमें चेक लगाया उसने कि अगर उसने डिवाइड सेलेक्ट किया ऑपरेटर, तो ये चेक करेगा क्या दूसरी वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर दूसरी वैल्यू 0 है तो वो कह दे कि
इन जो है वो बता दे आपको कि डिवीजन नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी चीज़ को, लेट्स सपोज ए और बी आपके दो वेरिएबल्स हैं, तो अगर आपका बी 0 के बराबर हो जाता है तो उसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इसका कुछ पॉसिबल सोल्यूशन है, सिंपल सा, इसको हम लोग जल्दी से हाथ से गुजार लेते हैं। ये आपके पास प्रोग्राम आ गया और इसमें आपको कोई भी जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने इस सब को मिटा दिया, कट कर दिया, एक सिंपल सा बटन रखी रखा और उसको मैं सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया और इसका कैप्शन, अच्छा देखें कभी कभी आपको जो फर्स्ट टाइम आप लोग करेंगे कहेंगे कभी कैप्शन ऊपर आ रहा है कभी नीचे, ये बेसिकली स्क्रॉल हो रहा होता है, थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा होता है, तो इसका बस थोड़ा ख्याल रखना है। इसका नाम मैं करता हूँ कैलकुलेट, कैलकुलेट, और इसके पीछे कोड लिखना है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मिटाया, कट किया, इसके पीछे कोड लिखना है, ये लिख दिया। अच्छा जी, क्या कहता है जी, आप डिम ए एज सिंगल, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट्स कह रहे हैं, डिम बी एज सिंगल, और डिम ऑपरेटर के लिए ओपी कर दें, आपकी मर्जी ऑपरेटर पूरा लिख दें, ओपी एज कैरेक्टर तो नहीं हो सकता, यहाँ स्ट्रिंग होगा पूरा। ठीक है, 3 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए, बस उसके बाद आपने क्या कहा, आपने इनकी वैल्यूज मांग लेनी है। आपने कहा ए इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, और हमेशा इसके 3 पार्ट्स, पहला पार्ट कॉमा, दूसरा पार्ट कॉमा, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट उसका मैसेज होता है एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फिर आपका कैप्शन, आप कैप्शन में लिख दें कुछ भी, ए लिख दीजिए, चलिए हम ऐसा करते हैं, एंटर वैल्यू फॉर ए, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 कर देते हैं। ओके किया, इसको मैं कॉपी करूंगा ए के लिए साथ बी के लिए भी, और फिर तीसरा मैंने कर दिया ऑपरेटर के लिए। अच्छा, ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ, एंटर वैल्यू फॉर बी, इसका आए कैप्शन बी, और बाय डिफॉल्ट जो मर्जी हो। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ऑपरेटर में प्लस डाल देते हैं और कैप्शन में ऑपरेटर लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं ऑपरेटर। आपकी इनपुट्स कंप्लीट हो गई। इसको एक मिनट चला के चेक कर लेते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। बटन पे क्लिक किया, कह रहा है वैल्यू वैल्यू डालो ए की, मैंने कहा 10, वैल्यू डालो बी की, मैंने कहा 10, कह रहा है ऑपरेटर की वैल्यू डालो, मैंने कहा प्लस ही ठीक है। तो यानी कि इनपुट्स मेरी प्रॉपरली वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब हमारा आ जाता है जी कंडीशन वगैरह, तो हमने सेलेक्ट करना है क्या, केस, किसका, ऑपरेटर का, और ये एंड सेलेक्ट, दैट्स इट। अब आगे वापस ऑपरेटर यानी कि सेलेक्ट केस की बॉडी में, भाई अगर केस है आप प्लस का, स्ट्रिंग है ना, डबल कोट्स, केस अगर प्लस का है तो ठीक है, प्रिंट कर दो क्या, ए प्लस बी, दैट्स इट, ए प्लस बी प्रिंट कर दो। कॉपी करते हैं, सारे केसेस वही हैं सारे, तो इसको अलग अलग करते हैं। केस अगर प्लस के बाद, केस अगर माइनस का है तो ए माइनस बी कर दो, केस अगर मल्टीप्लाई का है मल्टीप्लाई बी कर दो, और अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो ठीक है, देख लेते हैं केस अगर किसका है, केस अगर डिवाइड का है। उसने क्वेश्चन में छोटी सी चीज कही थी, अगर केस डिवाइड का है भाई चेक कर लो, कि अगर केस अगर डिवाइड का है तो चेक कर लो, अगर आपका बी बराबर है 0 के, तो जो भी हो पहले एंड इफ कर लो। अगर आपका बी 0 के बराबर है तो आप बता दो कि आपने जो है ना प्रिंट ही करें तो प्रिंट ही कर दो। प्रिंट का आपको पता है कि मैसेज आपके फॉर्म पे आएगा, प्रिंट कर दो कि डिवीजन बाय 0 कर रहे हो भाई, आप होश करो थोड़ा सा। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो बस सीधी सी बात है, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करें,
एल्स प्रिंट कर दें सिंपल a डिवाइड बाय b डिवाइडेड बाय b। ये आपका एंड इफ, ये आपके यहाँ पे केसेस खत्म हो जाते हैं। और अगर इनमें से कोई केस नहीं है, अगर इनमें से कोई केस नहीं है तो आप बस बता दें केस एल्स, और एल्स का केस बस सिंपल सा है कि प्रिंट कर दें आप इनवैलिड ऑपरेटर सिलेक्शन, इनवैलिड ऑपरेटर सिलेक्टेड हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इनवैलिड है, ठीक है। और यहाँ पे ये खत्म हो रहा था। चला के देखते हैं। उसने कहा जी ए की वैल्यू, मैंने कहा 10, उसने कहा बी की वैल्यू, मैंने कहा 10, उसने कहा ऑपरेटर, मैंने कहा माइनस। जैसे मैंने ओके किया तो 10 माइनस 10 0 आंसर आ गया। भाई जीरो बहुत छोटा लगा रहा है, जीरो बहुत छोटा आंसर है। तो मैं वापस फॉर्म पे आया, मैंने कहा नहीं, फॉर्म पे जो आउटपुट आई है इसका मज़ा नहीं आया। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसके पास भी फॉन्ट की प्रॉपर्टी है। आप गए इसमें और आपने यहाँ से ज़रा इसका साइज़ वगैरह सिलेक्ट कर लिया। देखते हैं भैया, अब ज़रा जो आउटपुट आती है वो अच्छी आती है कि 20 10, मैंने कहा यार प्लस ही कर दो, 30 आंसर आ गया। आपको नहीं मज़ा आया कि नहीं इसमें जो है ना, ये मैसेज के कुछ साथ आए भी तो सही ना कि क्या हुआ है। तो कर दें बेशक, n इज इक्वल्स टू दिस, कॉपी कर लें सब में। छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आपने प्रोग्राम में आप ऐड कर लोगे तो आपका ज़रा प्रोग्राम अच्छा लगेगा। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और आपका फिर सब्ट्रैक्शन। बस चला के देखते हैं भाई चलता भी है कि नहीं। मैंने कहा 10, फिर कहा मैंने 10 और माइनस कर दो, उसने कहा सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू 0। मैंने दोबारा कहा 20 और 20 इनको ऐड कर दो, गलत हो गया था सॉरी, 20 और 20 इसमें ऐड कर दो तो एडिशन इक्वल्स टू 40। फिर मैंने कहा 20 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड का भी देख लेते हैं कि 2 और 0 को डिवाइड कर दो तो डिविजन बाय 0, और मैंने कहा 6 और 3 को डिवाइड कर दो तो डिवीजन इक्वल्स टू 2। यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। क्लास कोई डाउट यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की तो मोस्ट वेलकम। मैं इंटेंशनली आप लोगों को आराम आराम से करा रहा हूँ क्वेश्चंस कि आप लोग जो है ना इसका सेंटेक्स के साथ फेमिलियर हो गए। लूप में तो आपका मेरे ख्याल आधी क्लास भी नहीं लगनी, इसके मैं आपको लूप्स कराने हैं, और इंशाल्लाह कल लूप का बता के साथ ही मैं एरेस के हवाले से भी काम चला दूंगा, एरे उसमें सॉर्टिंग वगैरह वो चीज़ें आपको करा दूंगा इंशाल्लाह। और वहीं पे जाके हम लोग जो है ना ख़त्म कर देंगे वीबी को। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाल्लाह पीएचपी पे आ जाएंगे। मतलब इसके हवाले से मैं आपको टास्क वगैरह सब बता दूंगा, फिर इंशाल्लाह उस पर चले जाएंगे। और अगर हमें मौका मिला, मेरी कोशिश है कि हम लोग वर्डप्रेस पे भी हल्का फुल्का जो है ना उसका टच करें, वर्डप्रेस पे काम करें। और अगर मौका मिला तो लारावेल की भी हल्की फुल्की इंटीग्रेशन आपको मैं बता दूं कि एटलीस्ट एक डायरेक्शन तो मिले ना आपको लारावेल की, कि लारावेल में किस तरह थीम वगैरह इंटीग्रेट करते हैं, कैसे उसको थोड़ा बहुत एडिट करते हैं, कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको बता दूँ। जिमरन, एक बात याद आ गई, आप लोग ये सर्वर अपने पास इंस्टॉल कर लेना। कहाँ गया? जैम्प, XAMPP, काफ़ी काम आएगा, आगे भी काफ़ी काम आएगा। XAMPP जैम्प सर्वर, ये आप लोगों को काम आएगा। वर्डप्रेस में काफ़ी काम आएगा। तो जैम्प सर्वर इंस्टॉल सिंपल है, लिखेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक, इसका जो है ना 64 बिट है या 32 बिट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आप डाउनलोड कर लेंगे सेटअप, तो इंस्टॉल हो जाएगा आराम से। जैम्प सर्वर XAMPP। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं इस पर।
सेकंड फॉर्म, अब आपने इस तरह का पहले सेलेक्ट केस नहीं देखा होगा, ये आपके पास थोड़ा सा नया सेलेक्ट केस है, इसमें रेंज डिफाइन होगी है 1 से लेकर 39 के लिए एफ, 40 से 60 के लिए सी। देखें जरा इंटर, अब करना क्या है कि अगर केस सब वही है कि एफ करें, ठीक है, यहाँ पर 2 का कीवर्ड नया आ गया। केस अगर 1 से लेकर 39 का होगा, केस अगर 40 से लेकर 60 तक का होगा, केस अगर 61 से 80 तक का होगा और 81 से 100 तक का होगा, रेंज आ गई, तो ये आपके पास केस की दूसरी फॉर्म है। ये आपके पास केस की दूसरी फॉर्म है, ठीक है। तीसरी फॉर्म में क्या आता है कि जैसे उसने कहा कि आप बताएं वॉवल है कि नहीं है, तो आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं अगर आप वो एक ही केस के आगे लिख दो, मींस कि अगर आपके पास मल्टीपल केसेस के लिए आपके पास कॉमन आंसर आ रहा हो, तो वहां पर आप ये कर सकते हैं ए कॉमा ई कॉमा आई ओ यू, मतलब इन सब के लिए आपका आंसर सेम ही है ना कि यू एंटर्ड अ वॉवल, द लेटर इज अ वॉवल। तो आपके मल्टीपल केसेस के लिए अगर सिमिलर आंसर आ रहा हो तो आप इस तरह का केस भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और सिंपल आ जाएगा केस एल्स। पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब एक अलग से केस भी हो सकता है, फिर इसके बाद केस एल्स भी आ सकता है। बताने का, सिखाने का मकसद बस ये है कि ए ई आई ओ यू इस तरह मल्टीपल केसेस, अगर इन सब के लिए कॉमन आंसर आ रहा है तो आप इस तरह से भी सेलेक्ट केस लिख सकते हो। और लास्ट आपके पास जो केस होता है जैसे ये है, तो देखिए यहाँ पर साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसके लिए बस क्या है, केस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, केस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, केस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 और फिर केस एल्स, ठीक है। यानी कि सब कुछ उसी तरह ही है, बस यहाँ पर ग्रेटर का साइन भी आ गया। यहाँ पे ये 4 तरह के आपके पास केसेस होते हैं, 4 तरह के आपके पास केसेस होते हैं। क्लास कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, क्या कर रहा हूँ, कंफ्यूजन यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो बस पे क्लास वाइंड अप करते हैं।